जी सुमित बताएं अभी दोबारा से। उसमें सर रिमाइंडर जीरो है। हाँ, जिसमें आपके पास क्या हो, रिमाइंडर। अच्छा, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट से अगर एक पॉलीनॉमियल गिवन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इज x+1 इज द, अच्छा इससे मैं पूछूं कि ये फैक्टर इसका है या नहीं है। इज x+1 फैक्टर ऑफ x² + 4x+4। तो आप बैठ के इसका बाय डिवीजन हम जो सॉल्व करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर 2x का फैक्टर है 6 का, तो आप क्या करते हैं, फैक्टर के लिए चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। मगर यहाँ पे आप एक ऐसा आपको मैं नंबर दे दूं, एक ऐसा आपको पॉलिनॉमियल दे दूं जो आप बैठ के सॉल्व करेंगे, उस पर टाइम लगेगा। मगर इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, आप सारों को याद होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ वो। अच्छा, let x minus a is the factor of polynomial p of x if and only if p of a is equal to 0। अच्छा, हाँ इसमें नरगिस, इसमें आप ये पूछ, नहीं आ रही मेरी आवाज, आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है मगर थोड़ा इशू हो रहा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे डिस्कनेक्ट नेट, हो रही है। जी नेट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, इसलिए आवाज कट हो रही है। हाँ, तो इसमें ये होता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि फैक्टर क्या होता है, तो इन पॉलीमर केस में आपको ये देखना पड़ता है कि अगर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीमर पी ऑफ एक्स एफ एंड ओनली एफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी जो हमारे पास था कि एक्स प्लस, हम देख रहे थे कि अगर मैं पूछूंगी x+2 इज द फैक्टर ऑफ x² + 4x+4। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा x-a की शेप में। ठीक है, इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, x- और -2 लिख सकते हैं, ऐसे ही। सही है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पे x- और a की शेप में हमें आना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें x- और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस शेप में आ गया। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, -2। अच्छा, यहाँ पे ये आपका क्या है, ओवरऑल पॉलिनॉमियल है, पी ऑफ एक्स है। ठीक है, x² + 4x+4। तो इसमें आप ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। तो -2 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 + 4। यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन जाएगा, 4 -8 + 4। ये ओवरऑल आपके पास 0 बन रहा है। अगर यहाँ पे आप कोई भी ए पुट कर रहे हैं वो 0 बन रहा है, तो वो आप कह सकते हैं कि ये x+2 एक पॉलीनॉमियल का फैक्टर है। सही है, समझ आ गई? गुलाम अली मेहदरी, मेहदी रजा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी आपने सही कहा नरगिस, अगर आपके पास x-2 पुट करें, ओके। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स से अगर आप ए को छोड़ दें, ठीक है, मिसाल के आपके पास है x+2, यहाँ पे आप इसको इक्वल करें, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करें जो आ रहा है। ठीक है, वो आप इस इक्वेशन में पुट करें, अगर वो 0 बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। सही, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई है x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 4x+4, तो x+2 को इक्वल 0 लिखे यहाँ पे आप। ठीक है, और यहाँ से आप x का वैल्यू जो भी निकले वो इस पॉलिनॉमियल में पुट करें। अगर वो 0 बन रहा है तो वो इसका फैक्टर होगा। क्लियर फरहान? जी, ठीक। अच्छा, इसको आप रूट भी कहते हैं। ठीक है, रूट आप कह सकते हैं फैक्टर,
ठीक है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तीन ही हम एक चीज को कहते हैं। ठीक है, रूट, फैक्टर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सेम ही चीज है। ठीक है, आप किसी पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर रहे हैं या फैक्टर फाइंड कर रहे हैं या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, तो आप सेम ही चीज फाइंड कर रही हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको एज अ कंफ्यूजन ये पूछा जा सकता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। लेट्स से मैं आपको दे दूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये दे दूं, एक तो मैंने दो एक्सप्रेशन देते आपको कि एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। लेट्स से मैं आपको दे दूं ये ओनली एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या आपके पास हो रूट्स, ठीक है, या फैक्टर्स। तो जब भी हम कोई भी ये इक्वेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूट्स फाइंड करते हैं हमेशा। रूट्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये जो हम फाइंड करते हैं किस तरह, एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए करते हैं, एक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए करते हैं, ठीक है, एक तो हम मिडिल टर्म ब्रेक के लिए भी करते हैं। तो ये, और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है आपके पास। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं इसमें, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं, मिड टर्म फार्मूला भी यूज कर रहे होते हैं, और कंप्लीट स्क्वायर। ओवरऑल हम रूट्स फाइंड कर रहे होते हैं एक इक्वेशन के। ठीक है, जी अभी आवाज क्लियर है? ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत से मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ये दो से हो रहा है। तो लेट से हम इसको मिडिल टर्म के थ्रू करें, तो ये होगा टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप ये दो टर्म से आप कॉमन निकाल लें जो कॉमन है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में एक्स कॉमन है, ठीक है, तो ये एक्स प्लस टू होगा, प्लस यहाँ पे टू कॉमन है, तो ये एक्स प्लस टू और स्क्वायर होगा। अच्छा, ये आपको बात जहन में होनी चाहिए कि जब भी आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, जब भी आप यहाँ से कोई कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये सेम आना चाहिए। जब भी दो टर्म्स के बीच में आप कॉमन निकाल रहे हैं, तो आप दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। जैसे कैसे, यहाँ पे एक्स प्लस टू है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस टू, यहाँ पे अगर एक्स प्लस थ्री आ गया तो समझ लें कि आपने जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है वो गलत की है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करें आगे। तो यहाँ से आप एक्स प्लस टू, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो आप कॉमन निकालें एक्स प्लस टू, तो और क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, माइनस टू और माइनस टू। ठीक है, तो एक्स माइनस टू यहाँ पे इसको आप फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, रूट भी कह सकते हैं इक्वेशन का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इक्वेशन का। सही है? इज इट क्लियर? थोड़ा, ओके सर। हाँ बोलते जाएं, ठीक है, तो जब भी हम मैं पूछूं क्लियर है तो आपको कोई ना कोई बता दे। यस सर। हाँ, तो ओवरऑल क्लियर हो गया, गुलाम अली मेहदी और जी नरगिस साहब का क्लियर हो गया? हाँ, सही, गुड है, फाइन। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, सही, गुड है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो आप रूट्स के बारे में क्या बता सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जीरो है तो आप क्या कह सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे आपके पास? रूट्स सर रूट्स रियल एंड रिपीटेड। बिल्कुल,
बिल्कुल रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे। हाँ, उसके बाद मैं सवाल कर रहा हूँ जी फ़हीम, आप बताएं, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आप क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि जो आपके पास रूट्स होंगे उसके हवाले से आप क्या कह सकते हैं अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो? जी फ़हीम। जी, और कोई बता दे जिसको आ रहा है। सर वो उसके कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स होंगे। और दूसरी कंडीशन? नॉट रियल। नहीं, नॉट रियल तो आप इन सिंपल कह गए ना, अगर आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं तो नॉन रियल ही होंगे ना। जी जी कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो ये ज़हन में रिपीटेड। हाँ, तो मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन में होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी के साथ। तो इसमें केस ये होता है अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और क्या होगा कि इसमें रिपीटेड रूट्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आप कह सकते हैं कि इसके रूट्स रियल भी होंगे और नॉट रिपीटेड होंगे, या इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब के स्पेसिफिक यूनिक होंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके पास सॉरी, यहाँ पे ग्रेट लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड आपके पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स प्लस डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो आप कहेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव होगा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि एक ऐसी आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल एंड रिपीटेड है, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जी जी सुमित, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास, मैं कह रहा हूँ उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, सॉरी 0 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से आप क्या कह सकते हैं? लेस देन 0 होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको ज़हन में होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो उसके रूट्स रियल एंड रिपीटेड होंगे। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर लेस देन 0 होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जी, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है आपके पास? जी, किसी को याद है? माइनस बी ओवर ए फार्मूला। माइनस बी और ए। पक्का सफा। यस सर यही है। हाँ, उसके बाद होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी, वो क्या होता है? सी ओवर ए। हाँ, तो इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई भी इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए का वैल्यू होगा 1, बी आपके पास होगा 4 और सी आपके पास होगा 4। तो आपसे पूछे कोई कि इसके जो रूट्स हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है ये, इसके आप रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे देखें, आप बी का वैल्यू पुट करें, यहाँ पे -4/1, तो ये इसके प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? -4। हमने देखा था कि जो आपके पास जो रूट्स आ रहे थे इसके -2 और -2, तो उन दोनों का आप सम करेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पे भी देखें, आपके पास सी का वैल्यू क्या है, 4/, ए आपके पास 1 है, ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेंगे, 4। देखिए, अगर आपके पास पीछे देखा था, हमने इसको सॉल्व किया था कि इसके रूट्स आ रहे थे, एक -2 और दूसरा -2। अगर आप दोनों का -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आपको दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, ये टेस्ट में आए थे। सही है।
यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जब भी हम इक्वेशंस की तरफ आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, हम वैसे भी हम जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ये आपका सॉल्यूशन ही फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे आप अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। जी, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर फर्स्ट वालों की एलसीएम करेंगे, वो जो करते हैं प्रोसेस। हाँ, अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं डिनोमिनेटर्स 3 और 5, ठीक है, अगर आपके पास दोनों की एचसीएफ 1 है तो उसकी एलसीएम हमेशा दोनों की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, क्या होगी? अगर डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसे दो नंबर्स हैं जिसकी एचसीएफ 1 है तो उसकी एलसीएम हमेशा दोनों की प्रोडक्ट होगी। जैसे इसकी क्या या होगी? फिर इसे सर, या फिर देखें दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। बात सेम ही है ना। अगर दो आपके पास प्राइम नहीं, प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ 4 और 3 है आपके पास, तो ये तो प्राइम नहीं है, ये ओवरऑल की कंडीशन नहीं है। मगर ये कंडीशन है अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिसकी एचसीएफ आपके पास 1 है तो उसकी एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो इसकी एलसीएम क्या बनेगी? 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। 7। हाँ, तो 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम जाएगी तो आप 5 को मल्टीप्लाई कराएं 2x माइनस 1 के साथ, और माइनस यहाँ पे 5 टेबल 3 टाइम 15 पे जाएगी। 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 4। अच्छा, इसको बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? 5 को मल्टीप्लाई करें 10x माइनस 5। अच्छा, यहाँ पे ये खाली नंबर ही मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई होती है साथ में। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर कहीं कभी प्लस होती है क्योंकि प्लस का कभी भी इफेक्ट नहीं होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस का इफेक्ट होता है तो माइनस आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 3 को 3x के साथ तो ये बनेगा माइनस 9x, 9x और माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस 12 प्लस 12। अपॉन 15। तो ये बनेगा आपके पास 4 अपॉन 7। तो इसको सॉल्व करें आगे। हाँ, 10x माइनस 5 माइनस 9, तो 10x को माइनस 9x करेंगे तो आपके पास क्या होगा? हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन या सम या डिवाइड या माइनस करते हैं तो उसमें आपको लाइक टर्म्स पहले देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 9x और 10x, लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि उसकी डिग्री और उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो 10x को माइनस 9x करेंगे तो आपके पास x आएगा, और माइनस 5 से प्लस प्लस 7। तो x प्लस 7 अपॉन। 7। अच्छा, 15 को आप मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास क्या बनेगा ये? 16/7। हाँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू 16/7। अच्छा, ये आपके पास प्लस में है तो दूसरी साइड आप माइनस में। जी जी अदा। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते? किसको? हमारे पास बचेगा 1 से -7/15 और इक्वल टू 4/7 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाँ, इसको आप सेम हो मल्टीप्लाई। जाएगा फिर भी। हाँ, बात सेम है। ठीक है, यहाँ से आपको वेरीफाइन करें। यहाँ पे एलसीएम इसकी क्या होगी? 7 7। होगी, तो 60 माइनस 49, तो आपके पास x का आंसर होगा 11। अच्छा, कभी कभी आपके पास 11/7 सर। हाँ 11/7। ठीक है, तो कभी कभी आपको कुछ ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं कि जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं आपके पास जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो ठीक है, कैसे सर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 0। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो नहीं होगा सर। हाँ, जैसे ये आप इसका y कॉमन निकाल रहे हैं तो ये y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y आप 0 नहीं कर सकते। देखें, y ये एक क्या कह रहा है कि y 0,
हाँ, एक कंडीशन क्या आ रही है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखें यहाँ पे अगर वाई 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, आपको पता है जब भी अपान में आपके पास 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सर वो जो लास्ट वाला करवाया उसका आंसर तो चेंज आ रहा है। आंसर चेंज आ रहा है। जी सर। हाँ, प्रोसेस तो सेम होगा, मगर आंसर तो आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर प्रोसेस सेम होगा। सही है। इसमें आंसर आ रहा है 60 + 49/7 आ रहा है। आना तो हाँ, सेम चाहिए। नहीं, मेरे पास पीछे तो कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने नहीं की, आपने भी देखो भी। बिल्कुल सर। सब्स्टिट्यूशन जो आपके पास मेथड होता है उसके जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जी सुमित, उसका आंसर सही है, बुक में भी यही है, 11 सही है अपन सर, सही है। 11/7। ओके ठीक है, ओके। तो आप चेक करें अभी। ठीक है, अगर आपके पास चेक चेक कर दिया है। 4x + 3/12। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि x का वैल्यू 3 है तो ये भी आना चाहिए, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें उस x की जगह पे। तो 3 + 3/12, ये बनेगा 12 + 3/12। तो ये 15/12 इज इक्वल 3 टू 5/4। ये समझ आ गया सारों को। अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको कहा जाए कि x का वैल्यू फिक्स किया दिया गया हो, लेट्स से यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो ओवरऑल जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या होगा। तो आप इससे डायरेक्टली x का वैल्यू डायरेक्टली जहाँ पे x है वहां पे 3 पुट कर दें, तो उसको आप आगे सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वो सही होगा। सही है। ये सर। सर अगर रूट्स मिले हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें? अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर आपके पास रूट्स, अगर आपके पास लेट से आप ऐसे कह सकते हैं कि दो रूट्स आपके पास लेट से अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपके पास दे रहा हूँ कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से हम जनरेट कर रहे हैं वो सेम इक्वेशन, x-2 है और x-2 है आपके पास। सही है, पीछे जो आपके पास रूट्स है यही थे ना, x-2 और जी सर। x-2। इसको आप जी कॉमन, जी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x-2 लिख सकते हैं। ये सर। हाँ, फिर आप इन दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, x+2 मल्टीप्लाई x+2 इज इक्वल टू 0 करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x प्लस के 2x 2x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई 2x 2x प्लस 2 को 2 के प्लस साथ 4। करें 4 इज इक्वल टू 0। ये ओवरऑल x² प्लस 4x प्लस 4 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक मतलब ये है कि अगर आपके पास दो रूट्स गिवन हो तो उसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास ये है x इज इक्वल टू, अगर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन मतलब बताएं। अगर ये वाला जो रूट फ्रैक्शन में दिया गया हो फिर कैसे फाइंड करें? कोई बस जनरल बार रूट्स बताए तो कि मैं इक्वेशन ठाए रहे हैं बस। नहीं, कोई ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो, अगर आ जाए ऐसे ही कोई। हाँ, ये अगर आपके पास है x इज इक्वल टू 3/5 और x इज इक्वल टू है 2/5। सही है, दो रूट्स हैं आपके पास, एक आपके जी पास जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 3/5 और 2/5। तो इसको आप सेम तरीके से लिखें, x-3/5 और इसको लिखें x-2/5। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, x-3/5 और x-2/5 इज इक्वल टू 0 का। तो आप मल्टीप्लाई करें, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x/5 2/5x और -3x को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो -3/5x होगा। और इसको -3 को -2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
हाँ यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये आप दोनों को फिलहाल इसकी एलसीएम निकाल लें, ठीक है फिलहाल। चलो ओवरऑल की आप एलसीएम निकाल लें, ठीक है ओवरऑल की एलसीएम निकाल लें आप। 25। हाँ 25, यहाँ पे क्या होगा 25 एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे आप नहीं कर सकते, क्यों बात एक जहन में होनी चाहिए जब भी हम, हाँ अगर आप 25 करेंगे फिर आपको 25 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, लेट्स से एक्स स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है हमेशा 1 होना चाहिए। पहले आपको 1 बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके पास इन जनरल केस यहाँ पे ए हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है क्यों कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मेंटेन करने के लिए। लेट्स से आप इसको आगे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर यहाँ से आप 5 का मान निकाल लें, ये 5 और क्या होगा -2, जी ये क्या होगा -2x minus 3x 2x minus 3x plus 6/25। हाँ इसका ओवरऑल क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा जी। सर ये सोल्व करें ना ये वाला, ये आपके -2x है -3x है प्लस 6 है। ये ओवरऑल आपके पास ये आएगा ना इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप दोनों की ये सेम है तो -2 -3 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, सही है। यस सर। हाँ तो ये 5 के साथ कट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6/25, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू 3/5 और x इक्वल टू 2/5। थैंक यू सर।